Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin with today's daily news capsule. Today's important news includes Delhi may turn venue for dialogue on reviving Black Sea Grain Initiative. Second, Modi presents 12-point plan to expand India-ASEAN relationship. Third, African Union to join G20 as Sherpas reach a deal. Fourth, finding Seoul in Indo-Pacific. And fifth, what is heat index and why it is important to measure. So let us begin with today's news capsules. First, Delhi may turn venue for dialogue on reviving the Black Sea Grain Initiative. तो ये हमें पता था कि 2021 में रशिया हैड अ वॉर ऑन यूक्रेन. सो इसका इम्प्लीकेशंस जो है पूरा ग्लोबली हमें पता चला, क्योंकि फूड अवेलेबिलिटी, फ्यूल अवेलेबिलिटी जो है वो सब बहुत रिड्यूस हो गया था, बिकॉज रशिया एंड यूक्रेन बोथ आर द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स. फॉर एग्जांपल आपका वीट हो गया, वीट में हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, ऑयल प्रोडक्शन में भी सनफ्लावर ऑयल जो वो लोग प्रोड्यूस करते यूक्रेन में बहुत मतलब लार्जेस्ट मात्रा में. तो नाउ इट हैड ब्रॉट सम डिसरप्शंस. तो अभी डिसरप्शंस आ गए हैं. एज द वर्ल्ड गैदर ऑन फ्राइडे, G20 समिट में क्या हुआ कि मतलब ऑनरेबल एंटोनियो गुटेरेस जो UN सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने बोला कि वी शुड रिवाइव द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव और BSI. तो ब्लैक सी जो है, ब्लैक सी अगर आप ब्लैक सी को मैप में देखेंगे, अगर हम यहाँ पे मैप में देखें ब्लैक सी को, तो ये है ब्लैक सी हमारा. और यहाँ से रशियन जो पोर्ट्स है, यहाँ से ही आप टर्की समझ लीजिए और यूरोपियन यूनियन के कुछ पार्ट्स को यहाँ पे वो फ्यूल और फूड का सप्लाई होता है. बट ये पोर्ट्स यहाँ पे वॉर के वजह से यहाँ पे डिसरप्शन हो गया है. तो टर्की हो गया, ये बुल्गारिया, ये सारी कंट्रीज़ में अभी फूड अवेलेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है. तो What India is trying through G20 is mediation करना चाहती है कि रशिया और जो उसके काउंटर पार्ट्स है वो मतलब मान जाए कि whether even there is war like situation, but food availability है वो basic human necessity है. आपका लड़ाई दो देशों के बीच में हो रहा है, but others should not survive. It is basic humanitarian approach जो हमें अपनाना चाहिए for the food availability. तो हम जो है ऐसी डिप्लोमेसी की बातें कर रहे हैं कि हमें ह्यूमैनिटेरियन वी शुड प्रोवाइड अ सेफ मैरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को. जो शिप्स जो जा रही है, जो फूड लेके जा रहे हैं, जो फर्टिलाइज़र लेके जा रहे हैं, फर्टिलाइज़र नहीं होगा तो हम खेती कैसे करेंगे, हमारा प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा. तो जो फूड और फर्टिलाइज़र लेके जा रहे हैं गाड़ी, आई मीन जो द शिप्स, वो शिप्स को आप अटैक ना करें. तो दैट इज़ द न्यूज़ एंड दिल्ली इज़ ट्राइंग टू मेडिएट बिटवीन द टू काउंटर पार्ट्स. तो हम जब ये पढ़ रहे थे, मैं आपको ये मैप के थ्रू समझाना चाहती थी कि इस पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव से क्या समझना है. ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव किस रीजन से लिया गया है, कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है. और ब्लैक सी जो है ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये UPSC और बाकी सिविल सर्विस एग्जाम का फेवरेट पार्ट है, क्योंकि यहाँ से वो ज्योग्राफी के पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं. तो हम देखते हैं. तो रशिया के साथ जो है वो ब्लैक सी लगा हुआ है. यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज रशिया एंड दिस इज द ब्लैक सी. तो यहाँ पे ना कुछ स्ट्रेट्स है जो दो वाटर, व्हाट इज अ स्ट्रेट इज अ प्लेस वेयर टू वाटर बॉडीज गेट कनेक्टेड. दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है. तो दिस इज ब्लैक सी और ये है सी ऑफ अजोव. सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी के बीच में कौन सा स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट ऑफ कर्च. और ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा, यहाँ पे एक छोटा सा वाटर बॉडी देख सकते हैं, इसको सी ऑफ मरमरा बोला गया है. सी ऑफ मरमरा और कर्च को कौन सा स्ट्रेट है उन दोनों के बीच में, दैट इज बॉस्फोरस. और यहाँ पे अगर आप सी ऑफ मरमरा और एक यहाँ पे देखेंगे एजियन सी, तो ये दोनों सी को जो ज्वाइन करता है वो है स्ट्रेट डार्डनालिस. ये
तो ये जो तीनों स्टेट्स है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको समझना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि आप लेफ्ट से राइट को अरेंज कर दीजिए, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ। तो आपको ये पूरा जो एरिया है, जैसे ये मोल्डोवा कहाँ पड़ता है, क्या मोल्डोवा का वाटर बॉडी से टच होता है, कोई भी वाटर बॉडी से, तो ये आपको ये सब जानना है। ओडेसा कौन से पोर्ट, मतलब ओडेसा कहाँ पर है, कौन से उसका कौन सा पोर्ट कौन से नदी कौन से वाटर बॉडी को टच करता है, ग्रीस, ये सारे लोकेशंस आपको याद कर लेना है। और बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी को लेकर, तो वो कंफ्यूजन के लिए आप एटलस को जरूर एक बार रेफर करें। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज मोदी प्रेजेंट्स अ 12-point प्रपोजल टू एक्सपैंड आसियान रिलेशन, इंडो आसियान रिलेशन। तो हमें पता है कि 2026 का कल के क्लास में हमने डिस्कस किया था कि 2026 का जो प्रेसिडेंटशिप है वो म्यांमार से लेकर अब फिलीपींस लेने वाले हैं, बिकॉज देयर वाज अ कू, मिलिट्री कू इन 2021 में मिलिट्री कू आ गया था, जिसमें डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो अंडर आंग सान सू यी के अंडर जो म्यांमार में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट था उसको हटा के अब तानाशाही है, देयर इज डिक्टेटरशिप। तो देयर हैज़ बीन सर्टेन इशूज़। तो इंडिया क्या चाहती है कि इंडिया हैज़ ऑलवेज लुक टूवर्ड्स हर ईस्ट, तो हमारे जो पॉलिसी भी है लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसके थ्रू नॉर्थ ईस्ट का हम बेटर डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो उसमें आसियान जो कंट्री है, मतलब साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है, जो 10 कंट्रीज है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी मच डेवलपिंग एट अ फास्ट पेस। हमारा वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, उन सब के साथ कल्चरल टाइज भी है और हमारा उनके साथ बाकी बायलैटरल टाइज भी बहुत अच्छा है। तो हमें बस कुछ उन्हीं कंट्रीज़ को नहीं देखना है, बाकी जो 10 कंट्रीज है आसियान के साथ, उनके साथ हमें अपना रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है। सो देयर हैव बीन सर्टेन टॉक्स दैट आर गोइंग ऑन। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेजेंटेड अ 12-point प्रपोजल टू एक्सपैंड कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड आसियान, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। बहुत सारे एरियाज़ में हम लोग उनसे उनके साथ जो है काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कनेक्टिविटी हो गया, और अपना जो मिलिट्री डिफेंस फ्रंट में हमने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का साइन किया था। इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट डील्स दैट इंडिया हैड। और फिर कनेक्टिविटी, ट्रेड, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इवन मतलब पोस्ट कोविड वर्ल्ड के बाद जो है इंटरकनेक्टेडनेस का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हम लोग ट्रेड और सप्लाई चेन इनिशिएटिव, ये सब हमें इन आसियान कंट्रीज़ के साथ कि हमें और भी उनके साथ अपना जो रिलेशनशिप है उसको इस्टेब्लिश करने की बहुत ज़रूरत है। और आसियान के साथ अभी जो इशू है दैट इज़ द इशू ऑफ म्यांमार के साथ क्या इशू हो जाता है कि हमने कुछ क्लासेस पहले हमने पढ़ा था कि चाइना, the one and the only player here is China. China is one of the most important player in Asia, Southeast Asia also, South Asia also. तो चाइना ने क्या किया था हमें पता है, जब वो मैप वाला इशू हुआ था, अगर आप कुछ दिन पहले रिकॉल करें, तो मैप में चाइना ने होल ऑफ साउथ चाइना सी को अपने अंडर मतलब उन्होंने अपने अंडर क्लेम किया। जो पूरा साउथ चाइना सी है उन्होंने अपने अंडर क्लेम किया। बट साउथ चाइना सी जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनका नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी आइलैंड कंट्रीज़ है, फिलीपींस हो गया एंड अदर कंट्रीज़ जो कि साउथ चाइना सी के साथ बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है, उन्हें ये पसंद नहीं आया। एंड आसियान हैज़ वन ऑफ द मोस्ट ties with very connected tie with ASEAN. China has a very connected tie with ASEAN. तो हमें ये मेक श्योर करना है कि ऐसी कंट्रीज, फिलीपींस, वियतनाम हो गया, ऐसी कंट्रीज और बाकी जितने भी आसियान की कंट्रीज है उनमें चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा ना हो। क्योंकि हमें म्यांमार के साथ भी ये सेम एक इशू देखने को मिला है कि म्यांमार में चाइनीज़ इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत बढ़ रहा है। चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, है ना, वहाँ पर बहुत सारा पोर्ट्स खरीदा है चाइना ने। एवरी कंट्री जहाँ पे भी ग्लोबली इन चाइना इज बिकमिंग वन ऑफ द ग्रेटर प्लेयर्स लाइक यूएसए। तो हमें चाइना के इन्फ्लुएंस को आसियान के कंट्रीज में थोड़ा कम करने की ज़रूरत है और अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। दैट्स वाई आसियान कैन बी अ गेम चेंजर फॉर इंडियन पर्सपेक्टिव ऑल्सो। और अगर हम आसियान का थोड़ा बैकग्राउंड देखें तो इट इज़ Association of Southeast Asian Nation. It was established after the Southeast Asian Tiger, जो वो सारे जो कंट्रीज है 10 Southeast Asian जो है उनको 1999 के समय एशियन टाइगर्स बोला जाता था बिकॉज दे वर बूमिंग एट अ वेरी फास्ट पेस। बट उसके बाद जब वो उधर में ड्रॉप आया, क्राइसिस आया, तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि वी नीड टू हैव अ रीजनल अप्रोच, हमें रीजनल अप्रोच की ज़रूरत है। तो आफ्टर दैट 1999 के बाद उन्होंने आसियान का
स्थापना किया था। आसियान का जो सेक्रेटेरिएट है वो है इंडोनेशिया में। और कौन कौन सी 10 कंट्रीज है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। These are the 10 countries of ASEAN. So let us move on to the next news, that is African Union to join G20 as Sherpas to reach a deal. तो हमें पता है कि अगर अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट को देखें तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोकेशंस जिनको हमने आज तक वी हैव केप्ट अलूफ, मतलब उन्हें उतना प्रेजेंस, उतना लाइमलाइट नहीं दिया गया है जितने बाकी कंट्रीज, बाकी रीजन्स को दिया गया है। तो इंडिया हैज़ दिस विजन कि हम इतने बड़े पार्ट विच कुड बी अ गेम चेंजिंग लोकेशन, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स का अबंडेंस, वहाँ पे लेबर फोर्स का अबंडेंस, वहाँ पे डेवलपमेंट अगर किया जाए तो क्या नहीं किया जा सकता है। तो वो इतने बड़े एरिया को विच हैज़ अ कंट्रीब्यूशन, विच कैन कंट्रीब्यूट इवन मोर, उनको हम पीछे कैसे छोड़ सकते हैं। तो अफ्रीकन यूनियन और इंडिया एज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, अगर कोई कंट्री हमें ग्लोबल साउथ, कोई भी आइलैंड कंट्री होगा, कोई भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हो गए, वो कौन सी कंट्री को देखते हैं एज अ लीडर ऑफ फॉर देम? ऑफ कोर्स इंडिया। एंड इसीलिए अफ्रीकन यूनियन को G20 में लाना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। हमने हमारे डिस्कशंस USA के साथ भी हुए हैं टू इंक्लूड अफ्रीकन यूनियन, बिकॉज हम इतने बड़े पार्ट, जो वर्ल्ड का जो इतना बड़ा पार्ट है उसको हम अलूफ नहीं रख सकते, कुछ भी इवेंट से अलूफ नहीं रख सकते। तो अफ्रीकन यूनियन इज सेट टू जॉइन G20 नेगोशिएशन एग्रीड ऑन क्लियरिंग इट्स मेंबरशिप अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज privy to the discussions at Sherpa meeting at a resort outskirts of Delhi। तो अगर हम ऐसे पार्ट जो, मतलब अगर आप 55 नेशंस जो है अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है उसमें जो अगर 55 जो नेशंस है उसको अगर हम अलूफ रहते हैं तो कौन सा प्लेयर आपके दिमाग में आता है कि जो आके अपना वहाँ पे बहुत सारा चेंज कर सकता है? That is China. China has a great presence. China and Russia has a great presence in African Union countries. वहाँ पे बहुत सारे उन्होंने पोर्ट्स खरीदे, उन्होंने माइंस खरीदे, चाइनीज़ माइंस बहुत सारे उन्होंने खरीदे। वो दे एक्सपोर्ट लिथियम, दे एक्सपोर्ट the cobalt from Africa and bring it to China. China में लाके they manufacture it and they send it globally. तो जो अगर हम जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए हम कौन सा आयन जो है वो यूज़ करते हैं? दैट इज़ लिथियम आयन। और लिथियम का जो रिजर्व्स है वो आपको कहाँ देखने मिलेगा? अफ्रीका में। तो हाउ चाइना इज यूजिंग अफ्रीका टू मेक इट्स एक्सचेकर वेरी बिग। तो हमें ये देखना है कि हम ऐसे एरिया को जहाँ पे बहुत सारा पोटेंशियल हो, रिसोर्सेज एज वेल एज लेबर, वो जो एरिया है उसे हम अलूफ ना रखें। तो अगर हम उनको लेकर आए इट वुड लीव अ लास्टिंग इम्प्रिंट ऑन। तो ये जो है वी हैव दिस स्ट्रेटेजी टू इंक्लूड G20 एंड अभी तक तो G20 बोला गया, बट जब जैसे ही अफ्रीकन यूनियन हो तो शायद G20 से G21 हो सकता है। देयर हैज़ बिन टॉक्स बट दिस इज नॉट कंफर्म्ड येट। दिस वाज इन द न्यूज़पेपर कि G20 को अभी तक तो G20 बोला गया, बट व्हेन अफ्रीकन यूनियन विल बिकम द पार्ट ऑफ G20 इट कैन बिकम G21. So let us move on to the next news, that is finding Seoul in Indo-Pacific. तो जो अभी कल ही वेरी हिस्टोरिक कैंप डेविड समिट जो है अगस्त में हुआ, वेरी रिसेंटली, नॉट येस्टरडे बट वेरी रिसेंटली कैंप डेविड जो है वो अगस्त को हुआ। एंड दिस हैज़ अगर हम देखें जो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी, दैट वाज USA, जापान एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो ये कैंप डेविड जो समिट हुआ था वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया, USA और जापान के बीच में हुआ। तो इंडिया एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने अभी अपना 50 ईयर्स का रिलेशनशिप भी कंप्लीट किया। 50 ईयर्स का जो है उनका 50th ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, एंड इट कैन हेल्प इंडिया ऑल्सो, क्योंकि जो है अगर हम देखें चाइनीज़ प्रेजेंस को कर्टेल करने के लिए US हैज़ बिन टेकिंग इनिशिएटिव। तो US ने कौन कौन से अलग अलग फोरम्स बनाए हैं, जैसे कि ऑकस हो गया आपका। ऑकस कौन कौन से कंट्रीज़ को इंक्लूड करता है? दैट इज़ USA, यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसी जो कंट्रीज़ हैं दे आर स्ट्रिक्टली अगेंस्ट
US आई मीन स्ट्रिक्टली अगेंस्ट चाइना एंड इट्स इनिशिएटिव्स। तो जो क्वाड हो गया, क्वाड इज़ नॉट अ मिलिट्री अरेंजमेंट बट इट इज़ अ साइड ऑफ मिलिट्री। बाकी ट्रेड हो गया आपका, कनेक्टिविटी हो गया, ये सब को लेकर क्वाड जो है ये मेंबर्स, मतलब क्वाड में कौन कौन से मेंबर्स है? फोरम, क्वाड जो फोरम है वो इट इज़ नॉट मिलिट्री फोरम बट अदर फोरम्स, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड US जो है ये क्वाड को बनाते हैं। एंड चिप 4 अलायंस, मतलब जो ग्लोबल जो सेमीकंडक्टर जो चिप होता है उसमें 4 कंट्रीज है जो वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स है, वो है US, जापान, ताइवान एंड साउथ कोरिया। तो ये बोला गया है कि जो साउथ कोरियन, अगर हम साउथ कोरिया के ऊपर ध्यान दें तो इट कैन बी अ गेम चेंजर इन इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन में कोरिया का प्रेजेंस हम बढ़ा सकते हैं बाय हैविंग दोज टाइज। और अगर हम ऐसे टाइज को इन्हांस करते हैं तो क्या होगा? देयर हैज़ बीन इश्यूज बिटवीन टोक्यो एंड सियोल, जापान और साउथ कोरिया के बीच में उनका जो हिस्टोरिकल जो स्टोरी है दैट इज़ वेरी वेरी बिटर। उन दोनों के रिलेशनशिप्स उतने अच्छे नहीं थे बट अभी ऐसे एंगेजमेंट अगर बढ़ेगा तो देयर इज़ अ चांस कि उनका जो हिस्टोरिकल जो टाइज है वो सुधरे। और इंडिया को क्या हो सकता है कि इंडिया कैन टेक दोज चिप्स में, जो सेमीकंडक्टर चिप्स है वो वहाँ से वो डायरेक्टली मंगा सकते हैं इंडिया में, और इंडिया में जो है वो प्रोडक्शन बढ़ सकता है। फर्स्ट तो वो हो गया। सेकेंड हो गया कि जो सिविल रिएक्टर्स है, न्यूक्लियर रिएक्टर जो सिविल पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, वो जो रशिया आई मीन जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो लोग बहुत फास्ट रिएक्टर्स बनाते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के बनाते हैं और बहुत जल्दी डिलीवर भी करते हैं। तो इंडिया कैन ब्रिंग दोज रिएक्टर्स इन इंडिया एंड हम जो इलेक्ट्रिसिटी जो कभी आप देख रहे हैं जो शॉर्टेज हो रहा है उसको हम सिविल जो रिएक्टर्स है वो लगा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बहुत फास्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो एरियाज़ है, बहुत सारे स्कोप है, जैसे कल्चरल टाइज अपना इम्प्रूव करना है कोरिया के साथ, और बाकी जो डिफेंस भी है इन एवरी स्टार्स ऑफ, मतलब बायलेटरल टाइज अगर किसी कंट्रीज के साथ अच्छा होता है दैट इज बेनिफिशियल फॉर अस ऑल्सो। एंड US इज आइंग ऑन इंडिया एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया क्योंकि वो चाइना से थोड़ा अलूफ होना चाहते हैं। पूरा सेमीकंडक्टर का जो अब किंग बोला जाता है दैट इज चाइना। चाइना हैज़ अ वेरी बिग प्रेजेंस इन सेमीकंडक्टर मार्केट। तो उससे तो अगर हम चाइना +1 स्ट्रैटेजी, चाइना +1 की चाइनीज़ को छोड़ के +1 कोई और कंट्री में भी हम सेमीकंडक्टर का जो प्लांट्स है वो बना सकते हैं, सो दैट वी डोंट रिमेन वेरी मच डिपेंडेंट ऑन चाइना। और इंडिया के साथ हम कोरिया के साथ इंडिया 2+2 का डायलॉग भी कर सकते हैं, वेरी फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर्स जो है 2+2 डायलॉग मीटिंग में फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर्स जो है वो दे हैव अ डिस्कशन, दे हैव अ टॉक। इंडिया किस किस कंट्रीज़ के साथ 2+2 डायलॉग में है? दैट इज़ US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया। ये चारों कंट्रीज़ के साथ इंडिया का 2+2 डायलॉग है। सो लेट अस move on to the last news for today is what is heat index and why it is important to measure. So तो ये जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक न्यूज़ है कि हीट इंडेक्स क्या है एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट हीट इंडेक्स। तो ईरान हैज़ रिकॉर्डेड अ स्कॉचिंग हीट इंडेक्स ऑफ 70 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ वेरी हाई। मतलब ये अगर 65 डिग्रीज प्लस होता है इट कुड बी 65 डिग्री सेल्सियस प्लस होने से इट कुड बी फेटल फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऑल्सो। सो 670 डिग्री सेल्सियस इट इज़ वे अबव द एवरेज। तो ये उन्होंने मतलब, और अभी ईरान में क्या होता है, ईरान हैज़ मतलब जो गर्मी पड़ती है ईरान में दैट इज़ वेरी हाई, मतलब एवरी ईयर इट इज़ गेटिंग हायर ऑल्सो। सो क्या कि दे हैव अनाउंस पब्लिक हॉलीडेज़, तो जो मतलब 2 और 3 अगस्त को उन्होंने पब्लिक हॉलीडेज़ भी डिक्लेयर किया था बिकॉज इट वॉज टू स्कॉचिंग हीट फॉर देम टू इवन गो आउटसाइड। तो ये कैसे कोल्ड मतलब कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है कि मतलब जैसे कोई एयर है, एयर में क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है, तो जो हॉट एयर होता है, हॉट एयर
जो हॉट एयर होता है वो उसका कैपेसिटी ज़्यादा होता है कि वो मॉइस्चर जो है वो अपने अंदर ज़्यादा रख सकता है, हैव अ कैपेसिटी। बट ठंडे एयर के पास क्या होता है कि इट डोंट हैव दैट मच कैपेसिटी कि अपने अंदर ह्यूमिडिटी रख सके। और गर्मी पड़ती है तो क्या होता है, जो एयर है वो गर्म हो जाता है, गर्म एयर होता है वो राइज हो जाता है। दिस इज द लॉ ऑफ इवेपोरेशन, राइट। तो जो गर्म एयर है उसके पास ज़्यादा कैपेसिटी होता है कि वो ह्यूमिडिटी अपने अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो रख सकते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, जो हीट वेव्स होता है उसके साथ ह्यूमिडिटी भी जाता है ना, हमें बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है। दैट इज ड्यू टू ह्यूमिडिटी ओनली, कि हाई ह्यूमिड रीजन्स में क्या होता है कि देयर इज चांस ऑफ हीट स्ट्रेस। हमें जो स्ट्रोक वगैरह सुनने में मिलता है कि देयर हैज़ बीन हीट स्ट्रोक्स, हीट स्ट्रेस, है ना। तो बॉडी क्या होता है कि वो जो एक्सेस वाटर है उसको वो एक्सेस वाटर को अपने से रीड नहीं करा सकता। द ability to get rid of excess water becomes very low during the heat waves time। जो गर्मी जब पड़ती है तो इसके वजह से we are not able to get rid of excess जो heat होता है। और excess जब heat हो जाता है तो humans का जो let me rub this, humans का जो बेस एवरेज जो टेम्परेचर रहता है दैट इज 36.1 डिग्रीज टू 37.2 डिग्री सेल्सियस, ये ह्यूमन का जो है कोर टेम्परेचर होता है। और जैसे ही हमें ऐसे ही ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये हम लोग का जो बॉडी टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है। और इससे क्या होता है कि जो हमारे जो हार्ट रेट है वो भी इंक्रीज हो जाता है ना, डाइजेशन में भी इश्यू होता है। तो दिस कुड लीड टू कुछ लोगों की जो ओल्ड एज होते हैं जिनका इम्यूनिटी जो है वो कम होता है, इट कुड बी अ फेटल फॉर देम, फेटल भी हो सकता है, बहुत लोगों की मौत भी हो जाती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वी शुड बी, इट इज़ हाई टाइम टू बी क्लाइमेट कॉन्शियस। कल भी हमने एक डिस्कस किया था वेर इन वी डिस्कस दैट अर्थ इज नॉट वार्मिंग, इट इज ग्लोबल बॉइलिंग। तो आप इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अब क्लाइमेट कॉन्शियस बन जाए। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज़ कैप्सूल्स। टू गेट सच कैप्सूल्स प्लीज़ ज्वाइन आवर YouTube channel and join our Telegram link below. The Telegram link is given below, and in Telegram link we upload daily MCQs which could be very important for your preparation, and I'll see you in the next video. Till then, thank you.